हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और अपन ने चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी एक्सरसाइज 3.1 से लगा के 3.22 तक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद मैं फटाक से रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद इस चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वीडियो को पूरा देखें, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आज पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। सबसे पहले कि मोशन क्या होती है और रेस्ट क्या होता है। मोशन क्या होती है एंड रेस्ट क्या होता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इन रियलिटी एब्सोल्यूट रेस्ट का किसी को ज्ञान नहीं है। एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। एब्सोल्यूट रेस्ट इस नाम की कोई चीज नहीं है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ चेयर पे बैठ जाऊं, ठीक है, या फिर आप चेयर पे बैठे हो, इसका मतलब आप रेस्ट पे हो? नो, क्योंकि अर्थ भी रोटेट कर रही है ना, तो अर्थ के साथ साथ तो आप मूव कर रहे हो। अगर आपको कोई बाहर से एलियन देखेगा तो उसको क्या लगेगा, तुम मूव कर रहे हो। यानी कि एब्सोल्यूट रेस्ट का किसी को ज्ञान नहीं है। सारी बातें रिलेटिव की टर्म्स में चलती है। सारी मोशन एंड ये सब क्या है, रिलेटिव पैरामीटर्स है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। तो मोशन कैसे डिफाइन करता है, अपन बेसिकली अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर कर देते हैं। अर्थ को अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहां से चीजें ऑब्जर्व की जाती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी समझाता हूं, पहले मोशन की डेफिनेशन समझो कि मोशन क्या होती है। कि अगर कोई पार्टिकल, इफ पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, अगर टाइम के साथ पोजीशन बदल रहा है तो ये क्या होगा, पार्टिकल इन मोशन। पार्टिकल किसमें होगा, मोशन में होगा। तो फटाक से फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझो। पार्टिकल समझने की कोशिश करना। आपके पास एक बस है, दो इंसान है इस बस में, एक का नाम चुन्नू, दूसरे का नाम मुन्नू। ए और बी दे रहा हूं, चुन्नू मुन्नू अच्छा नहीं लगता है ना। ए और बी, और यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है अर्थ पे, ग्राउंड पे, और इसका नाम मैंने दे दिया ऑब्जर्वर। क्या दे दिया, ऑब्जर्वर। अब समझने की कोशिश करना, सारा खेल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है। अभी मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझाता हूं आपको। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बेसिक अगर आपको आ गया ना तो फिजिक्स एकदम आसान लगेगी आपको, आई एम श्योर। अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने अर्थ को कंसीडर कर दिया और ये इंसान खड़ा है, अगर ये ए को देखेगा और बस मूव कर रही है v वेलोसिटी से, तो इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि ए भी मूव कर रहा है और बी भी मूव कर रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं ए की, तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, जो यहाँ ओ ऑब्जर्वर खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में ए क्या होगा, मोशन में होगा। ए क्या होगा, मोशन में होगा। अगर यहाँ मैं दूसरी बात करूं कि अगर बी के रेस्पेक्ट में ए को देखूं, तो बी के सामने ए बैठा है, जस्ट बी के सामने ए बैठा है। देखो बी के सामने ए कहीं अपनी पोजीशन से हिल नहीं रहा है, भले गाड़ी मूव कर रही है, लेकिन बी के रेस्पेक्ट में ए रेस्ट पे है। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खेल है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया तो सारी चीजें बदल जाती है। लेकिन एक और बात बताई थी कि टाइम एंड दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। टाइम एंड दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। समझा देता हूं फिर से। अगर मैं यहां से देखूं तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वही थी, और अगर बी इसको देखे तो भी डिस्टेंस वही रहेगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दो, फिर भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगी। फटाक से आगे बढ़ते, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब मोशन, अपन देखो मोशन कैसी भी हो सकती है। मोशन किसी में, देखो मोशन, देखो ऐसे मैंने चौक को इस मार्कर की लीड को ऊपर फेंका तो ये एक मोशन हो रही है। मैं इसको कैसे भी फेंक सकता हूं, जैसे क्रिकेट की बॉल को मारो किसी एंगल पे, तो मोशन 2D भी हो सकती है, 1D भी हो सकती है। यानी कि आप समझने की कोशिश करना, कोई भी रैंडम मोशन हो सकती है, 1D 2D 3D, पर अपन सिर्फ इस चैप्टर में मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब ओनली वन डायमेंशन में, या तो पार्टिकल ऐसे मूव करेगा एक्स एक्सिस के अलोंग और वापस आ सकता है, या फिर पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आ सकता है, मतलब वाई अलोंग एक्सिस, मतलब किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट लाइन में मोशन होनी चाहिए। कैसी मोशन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में मोशन होनी चाहिए। तो इसके कुछ पैरामीटर्स है इस मोशन के लिए कि देखो गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, तो अपने को स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, बहुत सारी चीजों का डिस्कशन करना पड़ेगा। तो वन बाय अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपके पास आ गया पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन क्या होती है, मैंने तब भी बताया था कि पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। पोजीशन सिर्फ किसी कोऑर्डिनेट, देखो कार्टेशियन प्लेन आता है आपको अच्छे से। अगर मैं बोलूं
कि मेरी पोजीशन इंडिया में है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इंडिया में आप कहाँ पे हो सर। फिर मैं बोलूंगा मैं राजस्थान में हूँ, तो फिर आइडिया लगेगा अच्छा राजस्थान में हूँ। फिर मैं बोलूंगा राजस्थान में भी कहाँ पे, तो फिर सांचौर बोलूंगा। फिर उसके बाद मैं एग्जैक्ट अपनी लोकेशन बता दूंगा। इसी तरह आपको कार्टेशियन प्लेन आना चाहिए। मान लो ये y और x, आपको बोलो मैं 3,4, तो आपको फटाक से पता चल जाएगा कि x पे 3 लेना है और y पे 4 लेना है। y पे कितना लेना है 4, आपका पॉइंट यहाँ पे होगा 3,4। तो इसकी पोजीशन वेक्टर रेफरेंस ऑफ फ्रेम, मतलब ये ओरिजिन पॉइंट है ना, इसको 0,0 कंसीडर कर दिया ओरिजिन, और इसके अबाउट लेंगे और ये होगा इसका पोजीशन वेक्टर। क्या होगा? पोजीशन वेक्टर। अच्छे से समझना, पोजीशन वेक्टर। फटाक से सारे बच्चे नोट करवा दिया, बस आपको समझना अच्छे से। ये पोजीशन वेक्टर होगी, इसका हेड इस तरफ होगा। बस आगे बढ़ते हैं। अगला चीज है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन हो गया, अगला चीज है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों को एक साथ कवर कर रहा हूं। डिस्टेंस अलग चीज होती है, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज होता है। डिस्टेंस और दूसरी चीज है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है समझने की कोशिश करना। डिस्प्लेसमेंट देखो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, बहुत इजी होगा, तो मैं समझ में आ जाएगा। मान लो कोई पार्टिकल है सर्कुलर ट्रैक पे, ऐसे करके ऐसे गया, ए से लगा के बी तक गया, जस्ट ऑपोजिट, डायमेट्रिकली जस्ट ऑपोजिट। इसकी रेडियस आर है, इस ट्रैक की रेडियस कितनी है? आर है। तो ये पार्टिकल मूव यहां से ऐसे करा, ए टू बी गया, तो इसने ये वाली जो पाथ है ना, उस पाथ की लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस बेसिकली होता है लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस बेसिकली होता है लेंथ ऑफ पाथ। अब सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी यूनिक वैल्यू होती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, आप यहां से ऐसे जाओ, बी पे जाना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज सुनना, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन, और इसकी डायरेक्शन होगी इनिशियल टू फाइनल। अगर डायरेक्शन है तो आपको मैंने बताया था कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। बहुत बढ़िया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो फटाक से लिख लेंगे डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखवा दी, फिर भी लिखवा देता हूं। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, आई एंड एफ, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं, आपको डिटेल में लिखना है। समझ में आया नहीं आया? फटाक से डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया। एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो ए से स्टार्ट होकर वापस सर्कल पे ए पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम है। लेकिन डिस्टेंस आपकी, अगर इसकी रेडियस r ले लूं, तो डिस्टेंस 2 पाई r की इक्वल हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 पाई r, और डिस्प्लेसमेंट 0। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, जस्ट रिवीजन करा रहा हूं। डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगला चीज होता है वेलोसिटी एंड स्पीड। अगली चीज है वेलोसिटी एंड स्पीड। फटाक से वेलोसिटी एंड स्पीड याद करो क्या था। फोर्थ में ले लेता हूं स्पीड। स्पीड क्या होगा? स्पीड से क्या मतलब? मान लो आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो आप क्या समझे कि 40 किलोमीटर पर आवर में निकाल रहा है। बेसिकली स्पीड क्या हो गया? स्पीड हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल इन पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज व्हाट? स्पीड ऑफ दैट बॉडी या दैट कुछ भी पार्टिकल। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी से क्या मतलब सर? जिसमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट ना हो। वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए। बहुत बढ़िया। तो स्पीड, एक एग्जांपल, एक लाइन बोल रहा हूं, स्टेटमेंट सुनना कि एक गाड़ी मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर से। दूसरा स्टेटमेंट सुनना, सेकंड स्टेटमेंट, एक गाड़ी मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ डायरेक्शन में। तो आपको आइडिया लगा कि गाड़ी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो सेकंड वाला चीज है वेलोसिटी, क्योंकि आपको 40 किलोमीटर पर आवर तो पता है, पर डायरेक्शन भी दी थी, यानी कि वेलोसिटी होती है अगली चीज, वेलोसिटी। और वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक लाइन लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फटाक से ये, सॉरी, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है? टाइम। अब दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। एवरेज एंड क्या? इंस्टेंटेनियस। मान लो आपका पोजीशन वर्सेस एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। अभी टेंशन मत लेना, आप समझने की कोशिश करना। ग्राफ कुछ ऐसा है, अगर मैं यहां पे एक पॉइंट P लूं और यहां पे एक पॉइंट Q लूं, तो P एंड Q के बीच का ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ समझने की कोशिश करना, ये वाला। अगर मैं इसको धीरे धीरे कम करूं, इस Q पॉइंट को बहुत कम टाइम के लिए कंसीडर करूं, Q पॉइंट को बहुत ही कम टाइम के लिए कंसीडर करूं, मान लो पार्टिकल आपका ऐसा मूव कर रहा है, अगर मैं इसको और कम करूं तो Q और पास में आएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाला पार्टिकल यहां पे टेंजेंट बन जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और dx अपॉन dt क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज के बारे में बात करता हूं। यहां पे आ जाओ, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, दो चीज। पहले एवरेज स्पीड बता देता हूं। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज निकालना आता है, 1 2 3 4 5 6 डाटा गिवन है, आपको इसका एवरेज निकालना है, तो 1 2 + 6 करके डिवाइड बाय 6 कर देते हो। सेम इसमें भी ऐसा ही होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन क्या? टोटल टाइम। अब ये हो गया एवरेज स्पीड। अब होती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट, मान लो मैं इसको डेल्टा एक्स कंसीडर करता हूं, अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। अब एक टर्म होता है इंस्टेंटेनियस, देखो नाम से पता चल रहा है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बोल रहा है, इसका मतलब ये dt बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहां पे मैं एक चीज लिख रहा हूं, डरो मत, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, यानी टाइम बहुत छोटा होगा। टाइम बहुत छोटा होगा तो ये डेल्टा x अपॉन dt लिखेगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये बन जाएगा आपका dx बाय dt। ये क्या बन जाएगा आपका? dx बाय dt। और ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो फर्क समझ में आया एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में? क्यों? छोटी सी पोजीशन छोटे से टाइम के लिए, तो dx अपॉन dt, तो ये आपका इंस्टेंटेनियस बन जाएगा और यहां से यहां तक आपका एवरेज बन जाएगा। कुछ समझ में आया होगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड। अब देखो एक और बात बताता हूं, इंपॉर्टेंट बात, कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है एंड स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, स्पीड 0 हो सकती है, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होगी, 0 से बड़ी होगी। कोई बोलेगा अरे सर हम तो गाड़ी पीछे चलाते हैं, आप देखना स्पीडोमीटर, ऐसा थोड़ा अंदर घुस जाता है, और बेसिकली अपनी गाड़ी मूव करती है ना, वो वेलोसिटी नहीं बताती, स्पीड बताती है। क्या बताती है? स्पीड बताती है। आप बाइक मूव करवाते तो बाइक में स्पीडोमीटर लगा होता है। कौन सा मीटर लगा होता है? स्पीडोमीटर। तो ये चीज पता होना चाहिए। और कभी गाड़ी रिवर्स करके देखना, वो स्पीडोमीटर अंदर नहीं घुसेगा, यूं नहीं मैं पीछे जाना होगा क्योंकि पीछे जा रही है। ऑलवेज स्पीड ग्रेटर देन 0 होगी, बात दिमाग में रखना। और सुनो, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से डायरेक्शन पॉजिटिव ली, अगर उसकी अपोजिट में जाओगे तो नेगेटिव वेलोसिटी होगी। अच्छा, वेलोसिटी हो गया। डिस्टेंस का भी सेम हाल है कि अगर स्पीड होती क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस भी ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि पाथ लेंथ डिस्टेंस भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। और एक और खास बात कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। एक और खास बात, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इक्वल कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन वाला पाथ होगा, A to B गए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। A to B में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, अदरवाइज ऑलवेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, सॉरी एवरेज स्पीड होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एक्सेलरेशन पे। फिर पैरामीटर है अपने पास एक्सेलरेशन। समझने की कोशिश करना, एक्सेलरेशन का क्या मतलब? एक्सेलरेशन का मतलब समझो कि आपकी गाड़ी एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी 40 किलोमीटर/आवर चल रही है। अब आप एक्सेलरेट करते हैं उस गाड़ी को, तो उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। वो कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ, उससे बोला जाता है फिजिक्स में एक्सेलरेशन। इससे ये वेक्टर क्वांटिटी, अगेन बता देता हूं, ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। इसको a से रिप्रेजेंट किया जाता है फिजिक्स में। और कभी भी किसी भी
क्वांटिटी के ऊपर ऐसे एरो दिखे ना, इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे करके ऐसे दिखे, इसका मतलब वो कैसी चीज है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन की सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको ऐसे भी मैथ से दिखाया जा सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हो गया dv by dt। इसकी यूनिट बता सकते हो, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, टाइम की क्या होती है, सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ समझ में आया नहीं आया? इस तरीके से वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस को अपन मीटर में या किलोमीटर में मेजर करते हैं। आपको एक और चीज बता देता हूं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कितने से कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मीटर पर सेकंड को, ये आपका किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में आ गया। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो समझ में आया नहीं आया? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना इसके लिए। कुछ भी समझ में अच्छा आ गया? तो एक्सेलरेशन का ज्ञान हो गया। अब एक्सेलरेशन भी दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है एवरेज एक्सेलरेशन और एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जो मैंने दिखाया वो इंस्टेंटेनियस है। एवरेज क्या होगा कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, एक्सेलरेशन एवरेज की बात कर रहा हूं, तो वो होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ये हो गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन। अब इसको इंस्टेंटेनियस बनाना, इंस्टेंटेनियस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब बहुत कम टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, तो हो जाएगा आपका डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और ये आपकी चीज हो जाएगी डीवी अपॉन dt। ये आपका क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन dt। तो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पता चल गया, बहुत बढ़िया। इतना यहां तक पता चल गया, मैं बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा उससे पता चलना चाहिए। एक्सेलरेशन के बारे में ज्ञान हो गया। एक पॉइंट है जो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, एक्सेलरेशन को लिखा मैंने dv by dt, यस और नो सबको पता होता है। अगर मैं इसको dx से मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा। ये चीज देखो dx by dt क्या होता है, dx by dt वेलोसिटी बन जाता है। तो जिसको मैंने वेलोसिटी लिख लिया, dv और dx बच गया ना, तो dv by dx। तो एक्सेलरेशन को v dv by dx भी लिखते हैं। ये फॉर्मूला आपकी कॉपी के ऊपर नोट कर लो, ये फॉर्मूला कॉपी के ऊपर टॉप में नोट कर लो। एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv by dx, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv by dt, वेलोसिटी होती है dx by dt। ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। वेलोसिटी होती है dx by dt। सर इनकी क्या जरूरत पड़ती है? मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा रखा है, मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ा रखा है, क्योंकि कभी रिलेशन ऐसे दे रखा हो, क्वेश्चन से समझा रहा हूं, क्वेश्चन से। चलो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि वेलोसिटी इक्वल टू 2t + 1। तो आपको पूछा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा कब, t = 1 सेकंड पे। कितने सेकंड पे, 1 सेकंड पे। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, dv by dt। dv by dt का मतलब डिफरेंशिएशन। और एक और चीज पढ़ा रखी मैंने, डिफरेंशिएशन, d of dx of x की पावर n। ये d of dx एक डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है, यूनिक x को x से काट दो, मार दूंगा वरना। x की पावर n को ऐसे लिखा जा सकता है n x की पावर n - 1। कुछ समझ में आया नहीं आया? फॉर एग्जांपल देखो, d अपॉन dx ऑफ x की पावर 5, आप फटाक से ऐसे लिख सकते हो 5x की पावर 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो x कैसे चेंज हो रहा है, कभी कभी ऐसा लिखा मिले d अपॉन dx ऑफ 5, तो 5 तो एक कांस्टेंट है ना, 5 तो फिक्स नंबर है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कभी कभी यहाँ कांस्टेंट k लिखा जाता है, तो dk अपॉन dx, अगर कोई चीज कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने डिफरेंशिएशन डिटेल में पढ़ा रखा है, वीडियो नंबर 2 में या 3 में, तो आपको डिटेल में देख लेना है, ठीक है। इंटीग्रेशन भी पढ़ाया था, याद कर लो फटाफट। इंटीग्रेशन में क्या था, x की पावर n dx। ये सांप लगाया ना, ये इंटीग्रेशन का साइन है। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये अपने फिजिक्स में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए बेसिक मैथ्स पढ़ाई थी। तो इसका फॉर्मूला आएगा x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस सम कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, और n नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि n -1 हो गया तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, या -1 रख दो, -1 + 1 0 बन जाएगा। कभी भी डिनोमिनेटर में 0 बन जाए तो वो चीज अनडिफाइन हो जाती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक सवाल कर दो, x की पावर 5 dx
तो सबको पता चल गया x की पावर 5 प्लस 1 कितना 6 अपॉन 5 प्लस 1 कितना 6 प्लस सम कांस्टेंट, ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो बहुत बढ़िया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए क्योंकि जरूरत पड़ती है। देखो अभी पड़ेगी। इसका बताओ एक्सेलरेशन dv बाय dt, एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाय dt, इसका मतलब v का डिफरेंशिएशन करो d अपॉन dt ऑफ देखो टाइम के साथ 2t प्लस 1, देखो 2t प्लस क्या 1, तो ये कितना हो जाएगा d अपॉन dt, अंदर आ गया 2t प्लस d अपॉन dt ऑफ 1, देखो 1 एक कांस्टेंट है तो इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और d ऑफ 2t 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, t का कितना हो गया t का 1 बन जाएगा। क्यों, फॉर्मूला लगाओ x की पावर n का क्या होता है डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1, तो इसका कितना बन गया सिर्फ 2 बन गया, 2 प्लस 0, 2 प्लस क्या 0, तो एक्सेलरेशन आ गया आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है। आपको पूछा था 1 सेकंड पे, 1 सेकंड पे भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा कोई भी टाइम पे, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब एक्सेलरेशन टाइम चेंज होने पर चेंज नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, फटाक से एक और क्वेश्चन लेता हूं, आपको मजा आएगा। आपको दे रखा है x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, बहुत बड़ा भयानक दिख रहा है। बोला वेलोसिटी बताओ कितने सेकंड पे 1 सेकंड पे, 1 सेकंड पे वेलोसिटी बतानी है। वेलोसिटी होती क्या सर dx बाई dt, वेलोसिटी होती क्या dx बाई dt, फटाक से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2t स्क्वायर, देखो फटाक से सबसे पहले किसका होगा 2t स्क्वायर का, 2t स्क्वायर का 2 बार आ जाएगा तो हो जाएगा 4, और t 2 माइनस 1 कितना हो गया 4t प्लस 4, t का 1 बन जाएगा 4 प्लस 3 का 0 हो जाएगा, प्लस 3 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी की टर्म आई आपके पास 4t प्लस 4। देखो टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। अब आपको पूछा कि t इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, t इक्वल टू 1 सेकंड पुट कर दो तो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 4 into 1 4, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी 8 मीटर पर सेकंड। आप वेलोसिटी से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, इस वाली चीज को फिर डिफरेंशिएट कर दो dv बाय dt कर दो, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बहुत बढ़िया। एक और काम करते हैं, अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, अब अपन इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। आपको दे रखा है a इक्वल टू 2t, a इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 2t, यानी एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और आपको पूछा कि वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले फॉर्मूला याद करो, एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt, एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाय dt, बहुत बढ़िया। आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू तो 2t गिवन है ना, तो 2t इक्वल टू dv बाय dt, यस और नो। इस dt को इस साइड ले जाऊंगा और dv यहीं रह जाएगा, तो dv इक्वल टू हो जाएगा 2t dt, dv इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t dt, दोनों साइड सांप लगा लो, सांप का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन। कैसे आइडिया आया आपको सर, यहाँ पे dt दिख रहा था, t और dt दिख रहे थे और यहाँ dv दिख रहा था, अच्छा तो v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v इक्वल टू 2t, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, t dt का क्या हो जाएगा t की पावर 1 प्लस 1, इसके ऊपर 1 लिख सकता हूं ना, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना आ गया t स्क्वायर, वेलोसिटी इक्वल टू कितना आ गया t स्क्वायर। अब जब भी टाइम पे पूछे आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगर आपको वेलोसिटी से पोजीशन फाइंड करनी है, x फाइंड करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है dx अपॉन dt, और वेलोसिटी आपको कितनी मिल गई t स्क्वायर, तो फटाक से मैं ऐसा लिख सकता हूं t स्क्वायर इक्वल टू dx बाय dt, तो यहां से हो जाएगा dx इक्वल टू t स्क्वायर इनटू dt, इस dt को इस साइड मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो फटाक से, तो dx का इंटीग्रेशन x कर दो और t स्क्वायर हो जाएगा t क्यूब बाय 3, कितना हो जाएगा t क्यूब बाय 3, प्लस सम कांस्टेंट आता पर उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लूंगा उसमें डिस्कस कर देंगे। एग्जांपल नंबर 3, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल लिया, आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए। आगे बढ़ते अपन बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कैसे मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, या फिर इसको यूनिफॉर्म भी बोलते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसकी 3 इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड में पूछी जाती है, मतलब 11th का एग्जाम होगा बोर्ड का तब पूछी जाएगी, तो तीनों इक्वेशन याद होनी चाहिए। इन 3 इक्वेशन निकालने के 2 मेथड है, पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड है कैलकुलस वाला।
मतलब बाय इंटीग्रेशन करके करना उसको। अच्छा, तो मैंने ग्राफिकल मेथड बताया था, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो डिटेल में अभी समझ सकते हो कि मान लो आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। देखो आपको ग्राफ का स्टडी होना चाहिए। देखो y बराबर mx प्लस c एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनती है, ये क्या होता था c होता था, और ये वाले y बराबर mx प्लस c का ग्राफ है, यहाँ पे x होगा और यहाँ पे y होगा, तभी अपन इक्वेशन लिखेंगे y बराबर mx प्लस c। जब x 0 रखोगे, देखो यहाँ पे x 0 रखो, x 0 रखोगे तो ये c के इक्वल मिलेगा, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस व्हेन x इक्वल टू 0। अच्छा, c इंटरसेप्ट हो गया। m क्या है? m इस ग्राफ की स्लोप, ये एंगल कितना है? स्लोप। इस ग्राफ की क्या? स्लोप। इसको बोला जाता है m को स्लोप। m को क्या बोला जाएगा? स्लोप। इसमें y है और x है तो इसको लिखोगे dy by dx, और इसको tan थीटा भी लिख सकते हो, dy by dx। स्लोप को क्या लिख सकते हो? tan थीटा। स्लोप को आप क्या लिख सकते हो? tan थीटा। कुछ समझ में आया नहीं है? ग्राफ मैंने बेसिक से उठा के एडवांस तक समझा रखा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये है ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड है आपके पास? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड टू ऑब्टेन थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में तीन मोशन की इक्वेशन आती है, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तीनों इक्वेशन का प्रूफ दिखाता हूं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, और टाइम ग्राफ कुछ ऐसे गिवन है। समझने की कोशिश करना मेरी बात है कि मान लो इनिशियल वेलोसिटी u थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u थी, और कुछ इनिशियल का मतलब टाइम 0 पे, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है कॉन्स्टेंटली, यानी कंटिन्यूअसली इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और मान लो फाइनल वेलोसिटी इसकी v बन गई, और यहाँ पे फाइनल टाइम हो गया t। तो आप समझने की कोशिश करना, इसकी स्लोप क्या होगी? इसकी स्लोप क्या होगी? इसकी स्लोप मान लो, इसकी मैं थीटा मान लो, पर v और t का ग्राफ है तो स्लोप क्या हो जाएगी? dv by dt। ओ तेरी dv by dt, ये स्लोप तो एक्सेलरेशन है, स्लोप तो क्या है? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तभी तो स्लोप कांस्टेंट है, अदरवाइज तो स्लोप चेंज हो जाती है, अदरवाइज तो स्लोप क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। लेकिन अपने सिलेबस में कांस्टेंट वाला दे रखा है। अब देखो, समझने की कोशिश करना, ये हो गया पहला स्लोप कांस्टेंट वाला। आगे बात करूंगा v और t में कैसे रिलेशन लाओगे। देखो इस इक्वेशन को देखो, y बराबर mx प्लस c लिख रखा है, तो y की जगह क्या है? v, x की जगह क्या है? t, और m की जगह क्या है? tan थीटा। और tan थीटा किसके बराबर है? a के बराबर। ये स्लोप भी तो tan थीटा है ना, तो ये किसके बराबर है? एक्सेलरेशन a के बराबर। तो यहां से मैं पहले इक्वेशन लिख सकता हूं, v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर देखो वहां से देखो m कितना? a, x कितना? t, प्लस u, c कितना? u के बराबर। जब टाइम 0 होगा तो यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है? u के इक्वल ही तो है। बहुत बढ़िया, तो पहली इक्वेशन आपको मिल गई v बराबर u प्लस ए टी। बहुत बढ़िया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, v बराबर u प्लस ए टी। इसका अभी मैं यूज करूंगा, फटाक से ये चीज रफ कर रहा हूं, अभी ग्राफ रफ कर रहा हूं। अब देखो कि यहां से मैं और क्या जनरेट कर सकता हूं। v बराबर u प्लस ए टी लिख रखा है, अगर मैं u को इस साइड ले आऊं तो माइनस हो जाएगा, तो v माइनस यू इक्वल टू ए इंटू टी। अगर मैं टाइम की वैल्यू की जरूरत पड़े कभी तो v माइनस यू बाय ए, ये आपके पास टाइम आ गया। इसको मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर सेकंड दे देता हूं। कितना दे देता हूं? सेकंड। अब दूसरी बात, vt ग्राफ की, जब भी ग्राफ देखो दो ख्याल, जब भी ग्राफ देखो कितने ख्याल? दो ख्याल। जिन बच्चों ने मेरे सारे वीडियो देखे होंगे उनको 1% की तकलीफ नहीं होगी। v और t ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। ग्राफ देखो तो दूसरा ख्याल एरिया का आना चाहिए। ओहो, इस वाली लाइन के नीचे वाला एरिया क्या देगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। ये वाली चीज नोट कर लो, मैं रफ कर देता हूं। ये वाली चीज नोट कर दो, मैं रफ कर रहा हूं। अच्छा, एरिया ऑफ VT कर्व गिव्स यू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ VT कर्व, वेलोसिटी कर्व, गिव्स यू व्हाट? gives what? Displacement या change in position, displacement, और इसको दूसरा भी बोल सकते हैं change in position। displacement को ये भी बोल सकते हो change in position। पोजीशन में जो भी चेंज होगा, पोजीशन में चेंज ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा अच्छे से देखो, यहां तक फटाक से नोट करो। तो आपने ये नोट कर लिया, एरिया ऑफ VT गिव्स व्हाट? डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन। बहुत बढ़िया।
मान लो इनिशियल पोजीशन एक्स आई थी और फाइनल पोजीशन एक्स एफ हो जाती है, तो इस ग्राफ के नीचे का एरिया कैसे निकालोगे? मैं कुछ पॉइंट दे रहा हूं, इस इनिशियल पॉइंट को ए दे देता हूं, फाइनल पॉइंट को बी दे देता हूं, इस पॉइंट को मैं सी दे देता हूं, इस पॉइंट को मैं डी दे देता हूं, इसको मैं ई दे देता हूं। तो जो ये ए बी सी डी ई दिख रहा है ना, यही तो एरिया होगा। देखो ऊपर वाला एक ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी सी एक ट्रायंगल दिख रहा है, और नीचे वाला ए सी डी ई आपको क्या दिख रहा है? एक आप इसको रेक्टेंगल भी मान सकते हो। क्या मान सकते हो? रेक्टेंगल स्क्वायर डिपेंड करता है, यू और टी बराबर हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, रेक्टेंगल मान लो। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? ए सी डी ई, एरिया ऑफ ए सी डी ई। एरिया ऑफ एबीसी क्या होगा? 1/2। ये वाली हाइट कितनी होगी? देखो हाइट समझो, यहां पे वेलोसिटी u थी और यहां पे वेलोसिटी कितनी है? v, तो इसका डिफरेंस ही तो होगा v माइनस u। और यहां पे देखो ये वाला बेस कितना हो जाएगा? 0 से लगा के t तक का, तो ये लेंथ AC भी किसके बराबर हो जाएगी? t के बराबर। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा? 1/2 v माइनस u इंटू टी। इसका एरिया हो जाएगा 1/2 v माइनस u इंटू टी। यस और नो? प्लस इसका कितना आ जाएगा? ये साइड u के बराबर है और ये साइड t के बराबर है, रेक्टेंगल का एरिया सीधा लिख सकते हो ut इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन का क्या मतलब होता है? x फाइनल, इसको मैं s ले लेता हूं, s फाइनल माइनस s इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर आप इनिशियल पोजीशन को 0 ले लो, अगर आप इनिशियल पोजीशन को 0 ले लो, लेट्स से s इनिशियल इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल पोजीशन क्या थी? 0 थी, 0,0। तो s फाइनल आप ऐसे लिख सकते हो, s फाइनल क्या आया? ut प्लस 1/2 v माइनस u इंटू टी। ut मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख रहा हूं, ut प्लस 1/2 v माइनस u इंटू टी। यही तो लिखोगे, वीडियो की फ्रेम में ना, फटाक से मैं देख लेता हूं, हाँ वीडियो की फ्रेम में। तो s फाइनल हो गया v माइनस u बाई टी। एक और चीज देखो, v माइनस u बराबर a इंटू टी लिख सकता हूं। देखो v माइनस u बराबर a इंटू टी लिख सकता हूं। अच्छा, तो ये वाला v माइनस u को a इंटू टी लिख रहा हूं, तो फाइनल पोजीशन होगी आपकी ut प्लस 1/2 v माइनस u को मैंने क्या लिख लिया? at, और एक और t मल्टीप्लीकेशन में, तो आपका s आ गया ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बधाई हो, सेकंड इक्वेशन आपने ऑब्टेन कर ली। इक्वेशन नंबर सेकंड, मोशन की सेकंड इक्वेशन ऑब्टेन कर ली है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, वेयर s इज व्हाट। आपको ऐसा बोर्ड में लिखना है, वेयर s इज डिस्प्लेसमेंट, वेयर s इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, u इज व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी, a इज व्हाट? एक्सेलरेशन, t इज टाइम। बहुत बढ़िया, तो फटाक से ये वाला क्वेश्चन रफ कर रहा हूं, सारे बच्चे नोट कर लो, पोज करके नोट कर लिया करो, वीडियो को पोज करो और नोट कर लो। अपने को थर्ड इक्वेशन चाहिए। अब थर्ड इक्वेशन अपन गेम खेलेंगे, थर्ड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ले आएंगे। बोला वो कैसे? अब देखना कि पहली इक्वेशन में t इक्वल टू v माइनस u बाई a मिला था, दूसरी इक्वेशन में मिला था अपने को s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन से इस थर्ड इक्वेशन में टाइम पुट कर दो, यहां पे टाइम की वैल्यू पुट करोगे v माइनस u बाई a, तो यहां पे पुट करो s इक्वल टू u इंटू v माइनस u बाई a प्लस 1/2 a इंटू v माइनस u बाई a का होल स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर है ना, बहुत बढ़िया। तो s क्या बन गया आपके पास? uv माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस ये कितना है? 1/2 इंटू, देखो यहां नीचे a स्क्वायर मिलेगा, तो एक स्क्वायर से कट जाएगा और नीचे एक a और बच जाएगा, तो ये a बच गया, और ऊपर v माइनस का स्क्वायर, v माइनस u का स्क्वायर कितना हो जाएगा? v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। उसके बाद आगे देखो, ये वाला पोर्शन मैं रफ कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन रफ कर रहा हूं। आगे देखो कैलकुलेशन है, देखो मैं इंटरेस्टिंग मैथ्स बताता हूं कि नीचे कितना है? 2a। काश यहां भी 2a हो जाता तो एलसीएम लेना आसान हो जाता, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे को। अच्छा, इस वाले पोर्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो s इक्वल टू क्या मिला आपको? सारे बच्चे बताएंगे s इक्वल टू क्या मिला? s इक्वल टू
2uv माइनस 2u² अपॉन 2a प्लस में क्या v² प्लस u² माइनस 2uv v² प्लस u² माइनस 2uv डिवाइड बाई 2a। देखो एलसीएम 2a आ जाएगा तो इस s बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस का 2uv और प्लस का 2uv कैंसिल हो गया, और यहाँ का प्लस u² या माइनस का 2u², तो प्लस u² एक से निपट जाएगा, मतलब एक ही माइनस का u² बचेगा, तो ये बच गया v² माइनस u² और नीचे एलसीएम आ गया 2a, क्योंकि कॉमन है ना एलसीएम दोनों में 2a, तो s इक्वल टू कितना आ गया, यहां से इक्वेशन आ गई 2a को इस साइड ले आओ, तो v² माइनस u² इक्वल टू 2as। क्या सबको समझ में आया नहीं आया? ये मोशन की थर्ड इक्वेशन। तीनों इक्वेशन याद होनी चाहिए, इस u² को उस साइड भी ले जा सकते हो, तो प्लस का हो जाएगा, तो v² इक्वल टू u² प्लस 2as। फटाक से तीनों इक्वेशन मेरे साथ साथ बोलो, v बराबर u प्लस at, दूसरी s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at² एंड थर्ड v² इक्वल टू u² प्लस 2as। मैंने फोर्थ भी करवाई थी ns सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, बट वो अभी नहीं करवा रहा हूं, ठीक है, वो वीडियो में जाके देख लेना। तो सारे बच्चों को ये नोट कर लेना है फटाक से। आगे बढ़ते हैं, तीनों इक्वेशन फिर से लिखता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझो। v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at² एंड थर्ड v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तीनों इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन दिमाग में होनी चाहिए, कॉपी के ऊपर चढ़ा दो। और ये तीनों इक्वेशन कब लगती है, मेन चीज वो है जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट या यूनिफॉर्म हो, यानी कि एक्सेलरेशन आपका कुछ फिक्स हो, एक्सेलरेशन टाइम या पोजीशन के साथ बदलना नहीं चाहिए, तभी ये तीनों इक्वेशन अप्लाई करना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता हूं, ये तीनों इक्वेशन लिख लो। सर एक बात बताओ, ये था ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है कैलकुलस मेथड, कौन सा सर इंपॉर्टेंट होता है? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलस मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीजन कि इस ग्राफिकल मेथड से आप तभी फाइंड आउट कर पाओगे जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, अदरवाइज ये इक्वेशन आप फाइंड भी नहीं कर सकते। एक्सेलरेशन आपका चेंज हो गया तो ग्राफिकल मेथड आपके काम नहीं आएगा। तो कैलकुलस मेथड, दूसरा मेथड होता है कैलकुलस मेथड, पहला था ग्राफिकल मेथड और दूसरा था कैलकुलस मेथड टू ऑब्टेन थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कैलकुलस मेथड में सिंपली a इक्वल टू आपका क्या होता है dv बाई dt एंड दिस इज द कांस्टेंट। a क्या है? कांस्टेंट है, आपको पहले मान लिया यूनिफॉर्म है, तो dt को इधर ले जाओ तो dv इक्वल टू क्या हो गया a dt, दोनों साइड सांप लगा लो। अच्छा, जब टाइम 0 था तो इनिशियल स्पीड u थी, ये देखो लिमिट लगाना सिखा रहा हूं, जब टाइम 0 था तो इनिशियल स्पीड कितनी थी u थी। जब टाइम आपका t बन गया तो इनिशियल फाइनल स्पीड t टाइम पे कितनी बन गई v, और dv का डिफरेंशिएशन v होता है, तो एक होती है लोअर लिमिट और दूसरी होती है अपर लिमिट। इक्वल टू a तो कांस्टेंट है तो a बार आ गया और dt का बन जाएगा t, लोअर लिमिट 0 लग जाएगी, अपर लिमिट t लग जाएगी। अब देखो लिमिट कैसे पुट करते हैं, आपको मैंने सिखा रखा है, फिर सिखा देता हूं क्योंकि आप नए नए बच्चे हो ना, तो फिर सिखा देता हूं। पहले अपर लिमिट लगती है तो v की जगह v आ जाएगा, फिर बीच में माइनस आता है, फिर लोअर लिमिट लगाओ तो v की जगह क्या आ जाएगा u, इक्वल टू यहां कितना है a, और t पहले पुट करो तो t माइनस 0, लोअर लिमिट बाद में पुट करना ना, t माइनस 0, तो यहां से v बराबर at आ गया और फटाक से v बराबर u प्लस at। आपको ग्राफिकल मेथड भी आना चाहिए, कैलकुलस मेथड भी आना चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट ऑब्टेन कर ली, कौन सी इक्वेशन ऑब्टेन कर ली? फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करते हैं वो देखना। सेकंड इक्वेशन देखो फटाक से, v बराबर क्या मिला u प्लस at, बहुत बढ़िया। इस v को मैं क्या लिख सकता हूं ds बाई dt या dx बाई dt, इसको s लिख लूं या x लिख लूं, वेयर s इज व्हाट पोजीशन, तो पोजीशन में चेंज होता है टाइम के साथ, वही तो वेलोसिटी होती है, तो ds बाई dt इक्वल टू u प्लस at। कुछ समझ में आया नहीं है? इस dt को दूसरी साइड ले जाओ तो वहां से क्या मिलेगा ds बराबर u dt प्लस at dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। ऐसे इंटीग्रेशन करोगे जब इनिशियल पोजीशन मान लो 0 थी, फाइनल पोजीशन s है, 0 टाइम t टाइम, 0 टाइम t टाइम, क्योंकि dt है ना यहाँ पे वेरिएबल, तो टाइम की लिमिट लगेगी। फटाक से बताओ ds का क्या हो जाएगा s, u तो कांस्टेंट है, dt कितना हो जाएगा t, और अपर लिमिट लगा तो ये हो गया ut।
लोअर लिमिट तो 0 है। ए टी, देखो टी की पावर 1 है ना, तो इसका इंटीग्रेशन अभी सिखाया था, टी की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी टी स्क्वायर बाई 2, तो यहां से आ गया ए टी स्क्वायर बाई 2। देखो दूसरी इक्वेशन आ गई s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। आपने ये इक्वेशन भी ऑब्टेन कर ली। अब बची थर्ड इक्वेशन। देखो कैलकुलस इंटीग्रेशन को बोला जाता है, डिफरेंशिएशन को भी बोला जाता है। कैलकुलस एक मेथड में, मैथ्स में पूरा चैप्टर है डिटेल में। अच्छा आगे बढ़ते, बायो वालों को बस बेसिक जितना मैं बता रहा हूं उतना मेरे पे विश्वास कर लो, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो। तीसरी इक्वेशन क्या मैंने बताया थी, a बराबर v dv बाई dx, dv बाई dx ये लिख सकते हो। थोड़ी देर के लिए x पोजीशन को s लिख लो ना, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस ds को इधर ले आओ, तो ये कितना हो गया, a ds इक्वल टू v dv। दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा लो, यस और नो। देखो v की पावर कितनी है 1, तो v dv कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2। और लोअर और अपर लिमिट कैसे लगाते हैं, देखो एसोलेशन कांस्टेंट है, ds का s बन जाएगा। इनिशियली पोजीशन मान लो 0 थी, फाइनली पोजीशन s होगी। जब इनिशियली u वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी v होगी, तो यहां लिमिट लग जाएगी u टू v, और इधर हो जाएगा a ds और as बन जाएगा। कितना बन जाएगा, as बन जाएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, as इक्वल टू, पहले ये वाली लिमिट रखो तो v स्क्वायर, बीच में माइनस आता है, फिर लोअर लिमिट रखो तो हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2। इस 2 को इधर ले जाओ तो ये इक्वेशन मिल गई आपको, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। देखो मोशन की थर्ड इक्वेशन भी ऑब्टेन कर ली। अच्छे से ये मेथड आने चाहिए, क्योंकि ये मैं आपको टेस्ट में दूंगा। अच्छे से सारे बच्चे नोट कर लेंगे, ये टेस्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, एक एक लाइन लिखना है और बताना है आपको टेस्ट में ये भी चीज लिखनी है, where a is constant, where a is acceleration, where v is final velocity, u is initial velocity, s is displacement, t time। ठीक है, लिखोगे नहीं लिखोगे चल जाएगा, पर आपको लिखना है। ठीक है, ऐसे समझना है कि एग्जामिनर को कुछ भी नहीं आता है। आगे बढ़ते, फ्री फॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज आ गई तो अगली चीज है फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब समझो कि मोशन अंडर ग्रेविटी भी बोलते हैं इसको मोशन अंडर ग्रेविटी भी बोलते हैं। फ्री फॉल को मोशन अंडर ग्रेविटी भी बोला जाता है, दूसरा तरीका। अब समझो फ्री फॉल का मतलब समझो कि मैंने इस मार्कर के लीड को छोड़ दिया तो ये फ्री फॉल कर रही है। नीचे क्यों जा रही है वो बाद में डिस्कस करेंगे, पर इसकी मोशन कैसी है, ये नीचे की तरफ जा रही है। इसका साफ साफ मतलब है कि नीचे से ग्रेविटी लग रही है। मतलब देखो, ऑब्जर्व करना कि इसको मैंने रिलीज किया था, छोड़ा था तब इसकी वेलोसिटी 0 थी, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, सॉरी ये ढक्कन भी बहुत हरामी है ना, नालायक, बार बार भाग के दूर जा रहा है। तो वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। तो मैंने दो चीज बताई थी कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम हो तो स्पीड अप होती है, मतलब स्पीड इंक्रीज करती है। और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड डिक्रीज करती है। तो स्पीड क्या करती है, डिक्रीज करती है। ये चीज आपको समझ में आ गई थी। अपन फ्री फॉल मोशन के केस देखेंगे। फ्री फॉल का मतलब समझना, मुक्त पतन। अच्छा, अगर आपके पास एक बॉल है जिसका मास से कोई लेना देना नहीं है, मास कुछ भी हो, इसको मैंने h हाइट से छोड़ दिया। कितनी हाइट से छोड़ दिया, h हाइट से। चलो मैंने उस टाइम स्मॉल h लिया था, स्मॉल h हाइट की बिल्डिंग से छोड़ दिया। छोड़ दिया का मतलब क्या, रिलीज। रिलीज का क्या मतलब, u 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या 0। मान लो t बराबर 0 टाइम पे इसको रिलीज कर दिया तो ये बॉल नीचे आएगी, ऑब्वियसली ग्रेविटी की वजह से। मतलब इसमें नीचे की तरफ g लगेगा, और g क्या है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोला है तो g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। अगर आपको वो दे रखा हो ना, आपको गिवन हो g बराबर 10 तो 10 लेना है। अगर कुछ भी क्वेश्चन में गिवन ना हो तो g 9.8 लेके सॉल्व करना है। मेरी बातें दिमाग में सेट कर देना। अच्छा, ये h हाइट, ये बॉल यहाँ आके टकराएगी, ऑब्वियसली ये टकराएगी तो किस वेलोसिटी से टकराएगी, पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यहां से यहां तक आने में जो इसको टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको टोटल टाइम कितना लगा होगा। ठीक है, दो क्वेश्चन। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, h। तो देखो g कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मोशन की तीन इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं।
जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो मोशन की तीन इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। आपको s पता है, आपको u पता है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं दूसरी इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर का मतलब क्या है gt स्क्वायर। पर ये इक्वेशन साइन के साथ लगाना क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। देखो नीचे आ रहा हूं मतलब पोजीशन h नीचे ले लो पॉजिटिव, g भी नीचे मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी नीचे तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव। अच्छा तो मैंने नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन कंसीडर कैसे कर दिया मैंने पॉजिटिव कंसीडर कर दिया। अब समझो तो देखो h बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, u कितना है 0, तो h बराबर कितना आ गया आपके पास हाफ ऑफ gt स्क्वायर। यस और नो, ये 2 उस साइड ले जाओ तो कितना हो जाएगा t स्क्वायर इक्वल टू 2h बाय g, 2h बाय g। तो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट स्क्वायर हटा दो तो ये रूट चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, नीचे आने में टाइम लगेगा रूट 2h बाय g, अगर किसी बिल्डिंग से बॉल को रिलीज किया तो टाइम लगेगा रूट 2h बाय g। बहुत बढ़िया। किस वेलोसिटी से हिट करेगा फिर से बताता हूं कि मोशन की तीनों इक्वेशन लगा सकता हूं तो v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at, तो v बराबर क्या हो जाएगा आपका सिंपली g इंटू टी। पर आपको तो टाइम यहां से फाइंड आउट कर दिया तो यहां से लगा सकते हैं। दूसरा तरीका एक और दूसरी इक्वेशन से बता दूं, इससे आप ट्राई करना सेम आंसर आएगा। क्या ये इक्वेशन यूज कर दूं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखो इनिशियल स्पीड 0 है, 2a कितना g के बराबर, s कितना h के बराबर, तो वेलोसिटी का रूट लगा लो तो ये हो जाएगा रूट 2gh। कितना आ गया रूट 2gh। तो आपको हाइट गिवन हो तो रूट 2gh स्पीड से हिट करेगा। कुछ समझ में आया नहीं आया फटाक से सारे बच्चे ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते इसके ग्राफ कैसे बनेंगे। देखो वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है क्योंकि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। देखो बॉल को रिलीज किया था धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी क्या कर रही है इंक्रीजेस, वेलोसिटी कैसे कर रही है इंक्रीजेस और लीनियरली इंक्रीज कर रही है। लीनियरली कहां से पता चला v बराबर u प्लस at से पता चला क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बोले, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बोले तो आप ऐसे बना सकते हो v वर्सेस t का इनिशियल स्पीड 0 थी तो ये ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा। आपकी एनसीईआरटी में नीचे वाली डायरेक्शन ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है। तो नीचे वाली नेगेटिव ले लोगे तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी। तो उस केस में दोनों केस में ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं। आप नीचे वाली वेलोसिटी v ले लो और इधर t ले लो, बस ग्राफ नीचे बन जाएगा और कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बस ग्राफ कैसा बन जाएगा ऐसा बन जाएगा। फ्री फॉल केस में v और t का ग्राफ ये बन जाएगा। अब किसी ने बोला पोजीशन और टाइम का ग्राफ कैसे बनेगा तो फटाक से देखना s वर्सेस t पहला ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ s वर्सेस t का ग्राफ, s वर्सेस t का ग्राफ पैराबोलिक होगा। सर आपको कैसे पता चला ये ऐसा ग्राफ बनेगा क्योंकि देखो s बराबर क्या है ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ये जो t स्क्वायर है ना उससे ग्राफ पता चलेगा कि ये पैराबोला होगा। ये ग्राफ कैसा होगा पैराबोलिक। ये कैसा है स्ट्रेट लाइन। तो ये रिलेशन आया s और t के बीच में, s और t के बीच में ग्राफ चाहिए था तो फटाक से रिलेशन देख लिया। अब समझो कि जो t स्क्वायर की पावर का जो कॉफिशिएंट है ना वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर नेगेटिव होता तो उल्टा कटोरा, मैंने सिखाया था कि पैराबोला उल्टा कटोरा या सीधा कटोरा कैसे पता चलता है। अगर a पॉजिटिव है तो ऊपर और a नेगेटिव है तो नीचे। और आपकी एनसीईआरटी में नीचे डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर किया और g भी नीचे लगता है इसलिए ये एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा और ग्राफ ऐसा बन जाएगा। फटाक से मेरी बातों को अच्छे से समझना। अगला ग्राफ है एटी ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ सेकंड ग्राफ थर्ड है एटी ग्राफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। एक बात बताऊं आपका एक्सेलरेशन तो चेंज ही नहीं हो रहा है ना, एक्सेलरेशन तो 9.80 है ना, तो ये एक्सेलरेशन टाइम के साथ वही रहेगा मतलब ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी माइनस जी के इक्वल। तो आपको तीनों ग्राफ आ गए, तीनों ग्राफ आ गए अच्छे से। फ्री फॉल के केस में, कौन से केस में फ्री फॉल के केस में, तो फ्री फॉल को डिटेल में अगर लिखने को बोला जाए एग्जाम में तो डिटेल में लिख लेना ठीक है। ये ग्राफ बना लेना तीनों, टाइम क्या लगेगा वेलोसिटी क्या होगी ये सब चीजें। उसके बाद फ्री फॉल में देखो केस बदल सकते हैं। अगर मैं किसी बॉल को ग्राउंड से फेंकूं, ग्राउंड से u वेलोसिटी से फेंकूं तो ऑब्वियसली बॉल ऊपर जाएगी और वापस नीचे आ जाएगी और जिस भी वेलोसिटी से हिट करेगी
वो u के बराबर होगी, क्योंकि ऊपर फेंका है ना तो वापस वहीं आएगी तो u होगी। सोचो बॉल ने पलटी मारी, बॉल ऊपर गई पलटी मारी, जब भी कोई चीज पलटती है ना तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी। तो समझ में आया नहीं है? कोई कार जा रही है, जूम एकदम पलटी नहीं मार सकती, रोक के पलटना पड़ेगा, यू टर्न किया। देखो वेलोसिटी जीरो है लेकिन अभी भी एक्सेलरेशन नीचे g के इक्वल लग रहा है, तो एक लाइन दिमाग में रखना कि एक्सेलरेशन जीरो ना भी हो ना तो भी वेलोसिटी जीरो हो सकती है। देखो मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन ऑलवेज g लग रहा है, वो तो जीरो ही नहीं हो रहा है, क्योंकि धरती माता ऑलवेज नीचे बुला रही है। क्या कर रही है? नीचे बुला रही है। बहुत बढ़िया, तो ये चीज नीचे आ रही है, तो बोला कि ये टोटल टाइम कितना लगेगा। देखो कॉमन सेंस से समझो कि पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आया, उसी पॉइंट पे आया तो डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो। तो ये इक्वेशन दिमाग में आनी चाहिए, s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो ये हो गया जीरो, इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम मान लो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, इसको ऊपर जाके नीचे आने में t टाइम लगा रहा, और नीचे की ऊपर वाली डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव ले लिया, ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो नीचे क्या हो जाएगा? नेगेटिव, इसलिए a को मैं माइनस g लिख रहा हूं, तो हाफ ऑफ g इंटू टी स्क्वायर। देखो यहां से क्या हो जाएगा? एक t कॉमन आ जाएगा और t इक्वल टू जीरो हो ही नहीं सकता, तो दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो t कैंसिल होकर जीरो में चला गया, तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी, इस माइनस साइड को इस साइड ले आओ, इस माइनस को इस साइड ले आओ, प्लस का हो जाएगा, और 2 इसके पास चला जाएगा, तो ये मैच आनी चाहिए। तो t इक्वल टू आपके पास आ गया 2u/g। टाइम कितना आ गया? 2u/g। आपके पास टाइम की वैल्यू आ गई 2u/g। फटाक से सारे बच्चों को ये क्लियर है? देखो इसको इस साइड ले आओ, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो t इक्वल टू कितना आ गया? 2u/g। बहुत बढ़िया, टाइम मिल गया 2u/g। तो इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? इसका आधा, जितना यहां से जाने में लगा होगा उतना ही तो आने में लगा होगा। अच्छा, तो जाने में टाइम और आने में टाइम इक्वल होगा, इसका मतलब ऊपर जाने में u/g लगेगा। ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? u/g। नीचे आने में भी कितना लगेगा? u/g। तो टोटल कितना हो गया? 2u/g। सारों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक और खास बात देखो कि अगर इसको किसी बिल्डिंग से बॉल को फेंका होता, ये बिल्डिंग की हाइट h है, मैं बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया और उसके बाद मैंने इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका u वेलोसिटी से, तो बॉल ऊपर जाएगी और नीचे आके ग्राउंड को टकराएगी, बिल्डिंग से फेंका। इस केस को मैंने डिटेल में आपको बता रखा है, मोशन की इक्वेशन लगाना, ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो तो नीचे नेगेटिव ले लेना, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट माइनस h हो जाएगा। इनिशियल स्पीड u ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, ut नीचे की तरफ g है इसलिए माइनस लगा लेना, हाफ ऑफ gt स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर देना। क्या समझ में आया नहीं आया? किस स्पीड से हिट करेगी? तो नीचे मान लो स्पीड v है, तो फटाक से नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव है पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इक्वेशन लगा देना, माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो यू स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन लगा रहा हूं, प्लस 2as, 2a कितना? नीचे की तरफ है माइनस g, s कितना? माइनस h, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा हूं तो यहां से स्पीड मिल गई v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2gh। तो आपको समझ में आया नहीं आया? तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो इस तरीके से आपने स्पीड निकाल ली। यहां से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी तो वहां से टाइम निकाल लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए श्रीधराचार्य की इक्वेशन लगाते हैं, याद रखना कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये सब इक्वेशन याद होनी चाहिए, ये बेसिक मैथ्स याद होनी चाहिए। माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये किसके लिए इक्वेशन होती थी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए, और a नॉट इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बनेगी। a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बनेगी, इसलिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐसे निकालते थे। दो सॉल्यूशन आएंगे, अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो इमेजिनरी बन जाएगा, वो सब चीजें मैथ्स वालों के काम आएगी, बट अपने फिजिक्स में बस ये इक्वेशन अप्लाई करना और इसके सॉल्यूशन निकाल लेना। देखो टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो समझ में आया नहीं आया? फटाक से सारे बच्चे यहां तक नोट कर लेंगे। अब बच्चा अपना स्टॉपिंग टाइम, रिएक्शन टाइम, सॉरी स्टॉपिंग डिस्टेंस और रिएक्शन टाइम। स्टॉपिंग डिस्टेंस गाड़ी रुक जानी चाहिए, थर्ड इक्वेशन लगा लो। रिएक्शन टाइम कि थोड़ी देर आप सोचते हो तो उस टाइम में कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चलेगी। उसके बाद आपका आता है रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, फिर भी कल मैं 2-3 ग्राफ बता दूंगा और आज यही इस लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है बच्चों, तो फटाक से सारे बच्चे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो।